नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 न्यूज़ चैनल के देश दुनिया की खबरों में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश की खबरों से। दिल्ली के अस्पतालों पर बरसे केजरीवाल, कहा किसी कोरोना मरीज को भर्ती करने से नहीं कर सकते मना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन अस्पतालों को निशाने पर लिया जो कोरोना वायरस महामारी के दौर में भी ब्लैक मार्केटिंग में लगे हुए हैं, यानी अस्पताल में बेड को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संदिग्ध मरीज को अस्पताल भर्ती करने से मना नहीं कर सकते। केजरीवाल ने कहा कि ऐसी महामारी के दौर में ज्यादातर अस्पताल लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन 2-4 ऐसे भी अस्पताल हैं जो कोविड-19 मरीजों को एडमिट करने से इनकार कर रहे हैं। मैं उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूं जो सोचते हैं कि वे अन्य पक्षों के अपने रक्षक के प्रभाव का उपयोग करके बिस्तरों की ब्लैक मार्केटिंग करने में सफल होंगे, तो उन्हें बता दूं कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि हमने बिस्तरों की कालाबाजारी रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हमने अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की संख्या को पारदर्शी बनाने के बारे में सोचा। इस पर हंगामा हो गया जैसा कि हमने कोई अपराध किया हो। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का मकसद लोगों तक हॉस्पिटल में उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर की जानकारी पहुंचाना है। इस ऐप को सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे अपडेट किया जाएगा। ये आपको सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पतालों के बारे में बताएगा कि इस वक्त किस ये आपको सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पतालों के बारे में बताएगा कि इस वक्त किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं और कितने भरे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा, आरजेडी ऑफिस के बाहर टांगा पोस्टर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह बिहार पुलिस के विवादित चिट्ठी को फाड़कर एंग्री यंग मैन बन गए थे। वहीं अब तेजस्वी पटना में आरजेडी दफ्तर में तेजस्वी सीढ़ी पर चढ़कर एक बैनर टांगते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने खुद से आरजेडी कार्यालय के बाहर बैनर लगाया और इस पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे। उन्होंने बिहार के गरीबों और श्रमिकों को अपशब्द कहने और उन्हें अपराधी बताने वाले होर्डिंग भी लगाए। बैनर लगाकर तेजस्वी ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि श्रमिकों का अपमान करने वाली इस निर्दयी सरकार के खिलाफ हर गली, मोहल्ले, टोले, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर इस अमानवीय चिट्ठी के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की गरीबों के प्रति घृणित सोच को उजागर करें। मदुरै के सैलून संचालक की बेटी बनी यूएनएडीपी की गुडविल एम्बेसडर, गरीबों पर खर्च कर दिए पढ़ाई के लिए बचाए गए 5 लाख रुपए। चेन्नई के मदुरै की एक 13 वर्षीय लड़की को यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। 13 वर्षीय एम नेत्रा ने लॉकडाउन के बीच अपार कठिनाइयों से जूझ रहे गरीबों की मदद करने के लिए अपने पिता को 5 लाख रुपए देने के लिए राजी किया, जो उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए बचाया था। 8वीं की छात्रा नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी दी गई है। बेटी को मिले इस सम्मान से उनके परिवार के लोग फूले नहीं समा रहे। नेत्रा के पिता सी मोहन ने कहा कि वो छोटे और साधारण लोग हैं, उनके लिए सम्मान बहुत। उन्होंने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि यूएनएडीपी जैसी संस्था में उनकी बेटी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इस बात का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने नेत्रा की तारीफ करते हुए कहा था कि संकट में फंसे जरूरतमंदों की मदद करने एक सैलून चलाने वाले की बेटी ने जो काम किया है वो कोई नेक दिल इंसान नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इस बात का जिक्र किया था।
पीएम मोदी ने नेत्रा की तारीफ करते हुए कहा था कि संकट में फंसे जरूरतमंदों की मदद करने एक सैलून चलाने वाली की बेटी ने जो काम किया है वो कोई नेक दिल इंसान ही कर सकता है। राज्य के मंत्री सेलूर राजू ने नेत्रा की तारीफ करते हुए कहा था कि वो मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी से नेत्रा को स्वर्गीय मुख्यमंत्री जयललिता के नाम पर एक पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए कहेंगे। साथ ही यूएनएडीएपी ने कहा कि एम नेत्रा को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यूएन सम्मेलनों और सिविल सोसाइटी मंचों और सम्मेलनों को संबोधित करने वाले जिनेवा में बोलने का मौका दिया जाएगा। केरल में सामुदायिक प्रसार का खतरा, एंटीबॉडी टेस्ट कराने का लिया गया फैसला। केरल में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने सोमवार से एंटीबॉडी टेस्ट शुरू कराने का फैसला किया है। शुक्रवार को राज्य में 111 नए मामले सामने आए। ये एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा मामले हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार स्थिति को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि राज्य में एंटीबॉडी टेस्ट बड़े पैमाने पर किया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि वायरस का सामुदायिक प्रसार हुआ है या नहीं। राज्य में अब तक 1699 मामले सामने आ गए हैं और 14 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में मरीजों की संख्या 2,36,657 हो गई है। इनमें से 1,15,942 एक्टिव केस हैं और 1,14,072 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,642 लोगों की अब तक इस वायरस से मौत हो चुकी है। अब बारिश और बाढ़ के बारे में लोगों को पहले से मिल सकेगी जानकारी। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने बनाया ऐप। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए लोगों को आसानी से मौसम संबंधित जानकारी मिल पाएगी। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने बारिश और मौसम के बारे में आधिकारिक जानकारी के लिए बेंगलुरु मेघा संदेशा और वरुणा मित्र के लिए 2 समर्पित डिजिटल समाधान तैयार किए हैं। विभाग के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान का प्रसार करने और मौसम की विशिष्ट गतिशील जानकारी को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन मेघा संदेशा को विकसित किया है। पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे वेद मारवा के निधन पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने व्यक्त किया शोक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त और मणिपुर, मिजोरम, झारखंड के पूर्व राज्यपाल वेद मारवा के निधन पर शोक व्यक्त किया। ट्विटर पर लिखते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने लिखा कि श्री वेद मारवा एक उत्कृष्ट सिविल सेवक और एक योग्य प्रशासक थे। आईपीएस में एक शानदार कैरियर के बाद उन्होंने मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्हें उनके व्यावसायिकता के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि उनके परिवार के प्रति संवेदना। वहीं पीएम मोदी ने भी लिखा कि का अदम्य साहस एक आईपीएस अधिकारी के रूप में उनके करियर के दौरान हमेशा बना रहा। श्री वेद मारवा जी को सार्वजनिक जीवन में उनके समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनका अटूट साहस हमेशा एक आईपीएस अधिकारी के रूप में उनके करियर के दौरान बना रहा। वो एक अच्छे सार्वजनिक बौद्धिक व्यक्ति भी थे। उनके निधन से बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। तेलंगाना के मंत्री पर फार्म हाउस के कथित अवैध निर्माण का आरोप, एनजीटी ने दिए जांच के आदेश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव द्वारा एक फार्म हाउस के कथित अवैध निर्माण को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति के रामकृष्णन और विशेषज्ञ सदस्य साइबल दास गुप्ता की पीठ ने तेलंगाना सरकार, आईटी और उद्योग मंत्री केटी रामाराव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और अन्य को नोटिस कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा है। कांग्रेस सांसद अनमूला रेवत रेड्डी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बेटे ने पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करके अपने फार्म हाउस का विस्तार किया। मुंबई हवाई अड्डे पर तेज हवाओं के कारण इंडिगो का विमान स्पाइस जेट की एक सीढ़ी से टकराया, हुआ नुकसान।
मुंबई हवाई अड्डे पर आज तेज हवाओं के कारण एक इंडिगो विमान स्पाइस जेट की एक सीढ़ी से टकरा गया, जिससे बताया गया कि विमान के पंखों और इंजन को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में निसर्ग नाम का एक तूफान आया था। इस तूफान के साथ काफी तेज हवाएं चली थी और भारी बारिश का भी सामना करना पड़ा था। तभी से महाराष्ट्र में मौसम खराब बना हुआ है और तेज हवाएं चल रही है। चक्रवात निसर्ग के महाराष्ट्र में प्रवेश करते समय उसकी गति भले धीमी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने तटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। तूफान में मरने वालों की संख्या भी 6 हो गई है। सभी प्रभावित जिलों के स्थानीय प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के वारिसों को 4 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। 3 साल बाद फिर उड़ी दाऊद इब्राहिम की मौत की अफवाह। 3 साल बाद एक बार फिर मीडिया में भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के की अटकलें चरम पर है। सोर्स के हवाले से रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद दाऊद और उसकी पत्नी महजबीन उर्फ जुबीना जरीन को कराची मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और वहीं उसकी मौत हो गई। वैसे इस तथाकथित रिपोर्ट की कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है और होने की उम्मीद भी कम है। वैसे दाऊद के छोटे भाई अनीस ने शुक्रवार को ही दाऊद के संक्रमित होने की मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था। ऐसा नहीं है कि दाऊद इब्राहिम के मरने की अटकलें पहली बार आई है। 3 साल पहले यानी 2017 में भी अप्रैल महीने में दाऊद की मौत को लेकर ऐसी ही तेज अफवाह फैली थी। खबर ये थी कि दिल का दौरा पड़ने के बाद दाऊद की मौत हो गई। हालांकि मुंबई पुलिस और बाद में दाऊद के छोटा भाई शकील ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था। ड्रैगन के खिलाफ बोलने पर अमूल का ट्विटर अकाउंट किया गया ब्लॉक। सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा। दुनिया भर में डेयरी प्रोडक्ट को लेकर अपनी पहचान बना चुके अमूल के सोशल मीडिया अकाउंट को ट्विटर ने शुक्रवार को ब्लॉक कर दिया था। हालांकि जब उसके अमूल के ट्विटर पेज को दोबारा चालू कर दिया गया है। अमूल ने चाइना मिलिट्री का संदर्भ देते हुए एक क्रिएटिव पोस्ट किया था, एग्जिट द ड्रैगन। इस क्रिएटिव के कैप्शन में अमूल ने कैंपेन चलाते हुए लिखा था, अबाउट द बॉयकॉट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स। अमूल टॉपिकल में लाल और सफेद ड्रेस पहनी आइकॉनिक अमूल गर्ल को अपने देश को एक ड्रैगन से लड़कर बचाते हुए दिखाया गया। इसके पीछे चीनी वीडियो शेयरिंग मोबाइल ऐप टिकटॉक का लोगो भी देखा जा सकता है। इसके अलावा इस क्रिएटिव में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि अमूल मेड इन इंडिया ब्रांड है और इसका फोकस पीएम नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर मुहिम में है। कोरोना के असिम्टोमेटिक और हल्के लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं। राजधानी दिल्ली में तेजी से सामने आ रहे कोरोना के नए मामलों के बीच दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने आज कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक असिम्टोमेटिक और हल्के लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। अस्पताल को किसी भी हल्के या असिम्टोमेटिक मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज करना होगा। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए अब तक लगभग 8,500 बेड का इंतजाम किया है, जिनमें से करीब 45% बेड अभी भरे हुए हैं। कोरोना की वजह से भारतीयों के हज पर जाने की संभावना बेहद कम, किया जा रहा है रिफंड। कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज पर लोगों के जाने की संभावना बेहद कम है। हालांकि सऊदी अरब की ओर से आगे की स्थिति के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद इस पर कोई अंतिम निर्णय होगा। शीर्ष सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी। उधर भारतीय हज कमेटी ने एक परिपत्र के माध्यम से हज 2020 पर जाने के लिए चयनित लोगों से कहा है कि हज पर नहीं जाने की इच्छा रखने वाले लोग अपने पैसे वापस ले सकते हैं। एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि सऊदी अरब में भी कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे यहां से 2 लाख लोगों को जाना है। हमारी तैयारी थी, लेकिन अब समय बहुत कम बचा है। हम सऊदी अरब की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी आने का इंतजार कर रहे हैं।
इन सब के बीच कुछ देशों ने अपने लोगों को इस बार हज के लिए नहीं भेजने का फैसला कर लिया है। इनमें सबसे पहला नाम इंडोनेशिया का है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। हज 2020 जुलाई के आखिर और अगस्त महीने की शुरुआत के बीच की अवधि में प्रस्तावित है। ट्विटर पर ट्रेंड के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रभारियों को दी शुभकामनाएं। सुबह से बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनके ट्रेंड करने की वजह यह है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने ट्विटर बायो से बीजेपी हटा लिया है, जबकि दूसरी तरफ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बायो में कभी बीजेपी लिखा ही नहीं था। इस बीच अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से नियुक्त किए गए सभी प्रभारियों की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का अनुभव और कार्यकर्ताओं की मेहनत भाजपा उम्मीदवारों को जीत सुनिश्चित करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद उनके समर्थक 22 विधायक भी इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। इन विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। कांग्रेस के इन 22 विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों समेत 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है और दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। भाजपा विधायक को पाकिस्तान से आई कॉल, कॉलर ने दी जान से मारने की धमकी। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। कॉलर ने विधायक पर समुदाय विशेष को गाली देने का आरोप भी लगाया। विधायक ने इस संबंध में लोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बताया कि 2 जून की शाम 6:21 पर उनके मोबाइल पर पाकिस्तान के नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने उनका नाम पूछने के बाद आरोप लगाया कि वो एक समुदाय विशेष को गाली देते हैं, वो उन्हें उनके घर पर घुसकर जान से मार देगा। विधायक ने कॉलर का नाम पूछने का प्रयास किया तो वो मोबाइल पर अभद्रता करने लगा और कुछ देर बाद फोन काट दिया। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि उन्होंने लोनी थाने में रिपोर्ट करा दी है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि पुलिस जल्द ही कॉलर की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। लोगों ने विधायक की सुरक्षा बढ़ाने और जल्द कॉलर के संपर्क सूत्रों का पता लगाकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल की मां और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रकांता गोयल का मुंबई में निधन। रेल मंत्री पीयूष गोयल की मां और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रकांता गोयल का शुक्रवार रात यहां उनके आवास पर निधन हो गया। पीयूष गोयल ने ट्विटर पर यह खबर साझा की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा करते हुए बिताया और हमें भी सेवा भाव से जीवन बिताने को प्रेरित किया। भाजपा नेता तथा महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विनोद तावड़े ने बताया कि चंद्रकांता गोयल का अंतिम संस्कार शनिवार सुबह किया जाएगा। भाजपा नेता तथा महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विनोद तावड़े ने बताया कि चंद्रकांता गोयल का अंतिम संस्कार आज सुबह किया गया। WHO ने कहा कि कोविड से निपटने में महत्वपूर्ण हो सकती है आयुष्मान भारत योजना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आयुष्मान भारत योजना की तारीफ करते हुए कहा है कि इसके क्रियान्वयन में तेजी लाकर देश कोविड-19 से बेहतर तरीके से निपट सकता है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर तेद्रोस घेब्रेयेसस ने कहा, निसंदेह कोविड बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कई राष्ट्रों के समक्ष गंभीर चुनौती है, लेकिन हमें इससे अवसर भी तलाशने होंगे। भारत के लिए ये आयुष्मान भारत को गति देने का अवसर साबित हो सकता है, खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस करते हुए। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के तहत सरकार ने 10 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। साथ ही इसमें जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी ढांचों को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
कोर्ट ने सुनाया अपना अहम फैसला। पत्नी अगर कमाती है तो पति से गुजारा भत्ता की हकदार नहीं। पत्नी की गुजारा भत्ता याचिका पर अदालत ने एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर पत्नी कमाने योग्य है तो वो पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार नहीं है। रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए पांडे की अदालत ने अपने फैसले का विस्तृत से व्याख्या करते हुए कहा कि यदि पत्नी उच्च शिक्षित है और शारीरिक तौर पर स्वस्थ है तो भी उसे कमाकर खाना चाहिए। जानबूझकर अपनी योग्यता को दबाना कानूनी व नैतिक दोनों तरीकों से गलत होता है। अदालत ने ये टिप्पणी करते हुए पति से गुजारा भत्ते की मांग कर रही महिला की याचिका को नामंजूर कर दिया। अदालत ने इस महिला को सलाह दी कि वो सिर्फ मुकदमे में मुश्किलें डालने के लिए नौकरी ना छोड़े। अदालत ने कहा कि उसके पूर्व के रिकॉर्ड बताते हैं कि वो पिछले एक दशक से ज्यादा समय से नौकरी कर रही थी, लेकिन पति से विवाद होने पर उसने नौकरी छोड़ दी और अब वो पति से 50,000 रुपए महीने की गुजारा भत्ते की मांग कर रही है। इस मामले में पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है। दोनों 3 साल से अलग रह रहे हैं। इनकी 5 साल पहले शादी हुई थी। शादी के समय भी पत्नी नौकरी करती थी। दोनों के कोई संतान नहीं है। अदालत ने महिला की याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि अब उन्हें दूसरे मामलों के निपटारे पर ध्यान देना चाहिए। बेवजह इल्जाम लगाना या जबरदस्ती के मुकदमेबाजी से दोनों का भविष्य प्रभावित होगा। इसी मामले में महिला की कमाई के बाबत उसके पति ने आयकर रिकॉर्ड अदालत के समक्ष पेश किया। इस आयकर रिकॉर्ड के मुताबिक महिला पिछले एक दशक से ज्यादा समय से नौकरी कर रही थी और आयकर का भुगतान भी करती थी। यहां तक कि पति द्वारा पेश आयकर रिकॉर्ड से पता चला कि महिला की आय अपने पति की मासिक आय से अधिक थी। इसके बाद अदालत ने महिला से नौकरी के बाबत सत्य छिपाने पर सवाल किए तो महिला ने कहा कि पति से गुजारा भत्ता पाना उसका अधिकार है, इसलिए उसने ये याचिका लगाई है। अम्फान और निसर्ग के बाद अब भी आ सकता है एक और चक्रवाती तूफान। भारत में अम्फान और निसर्ग के बाद अब एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। अगले कुछ दिनों में इस तूफान के भारतीय तट से टकराने की उम्मीद है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बन गया है। हालांकि ये कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान का रूप लेगा या नहीं, अभी इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन इस पर नजर रखी जाएगी। अगर कम दबाव का क्षेत्र तूफान का रूप लेता है तो ये 10 से 11 जून में बंगाल की खाड़ी की तरफ से ओडिशा के तट पर दस्तक दे सकता है। बताया जा रहा है कि इसके बाद देश भर में मॉनसून की शुरुआत हो जाएगी। जम्मू में भगोड़े आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला, कांस्टेबल को बनाया गया बंधक। मवेशी तस्करी के भगोड़े आरोपियों को पकड़ने गई जम्मू पुलिस की टीम पर इलाके के लोगों ने लाठियों और डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दरअसल मामला जम्मू के बागे बाहू पुलिस स्टेशन का है, जहां दर्ज एक मवेशी तस्करी के मामले के मुख्य आरोपियों अली गुज्जर और कालू गुज्जर अदालत की सुनवाई में हाजिर नहीं हुए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर पुलिस को दोनों आरोपियों को पेश करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के निर्देशों के बाद जम्मू पुलिस ने एक टीम बनाकर इन भगोड़ों की तलाश शुरू की। जैसे ही पुलिस टीम इन दोनों भगोड़ों के घर पहुंची तो इलाके में मौजूद लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। इन लोगों में कुछ महिलाएं भी शामिल थी। हमलावरों ने 3 पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। उनके चुंगल से जैसे ही पुलिस की टीम ने वहां से निकलना चाहा तो लोगों ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी फिर से कहने लगे कि लोगों को नकद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रही है सरकार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि सरकार कोरोना वायरस के संकट के समय लोगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को नकद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार का ये रुख नोटबंदी 2.0 है। गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि सरकार लोगों और एमएसएमई को नकद सहयोग देने से इनकार करके
हमारी अर्थव्यवस्था को सक्रियता के साथ नष्ट कर रही है। ये नोटबंदी 2.0 है। गौरतलब है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले कई हफ्तों से सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि गरीबों, मजदूरों और एमएसएमई की वित्तीय मदद की जाए। उनका कहना है कि लोगों को खाते में अगले 6 महीनों के लिए 7500 रुपए महीने भेजे जाएं और तत्काल 10,000 रुपए दिए जाएं। भारत कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित छठा देश बना। संक्रमितों की संख्या 2.36 लाख के पार। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब भारत इटली को पीछे छोड़कर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों की सूची में छठे नंबर पर पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 9,887 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोविड-19 के मामले 2,36,657 हो गए हैं। भारत में आज सुबह तक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 294 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6,642 हो गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अब तक 48.20% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण के मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। साथ ही मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार मृतकों में 70% वैसे लोग हैं जो पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। मनीष सिसोदिया ने एचआरडी मंत्री को दी कुछ बड़े प्रयोग करने की सलाह। बोले अब पुराने तरीके से पढ़ाई नहीं चल सकती। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर कुछ बड़े प्रयोग करने का सुझाव दिया है। सिसोदिया ने देश में स्कूलों को फिर से खोलने से पहले कई गंभीर विषयों पर रचनात्मक और साहसिक तरीकों से विचार करने पर बल देते हुए लिखा, कोरोना के बाद अब पुराने तरीके से पढ़ाई नहीं चल सकती। अब शिक्षा में बड़े बदलाव की जरूरत है। ऐसे बदलाव के लिए हम खुद आगे बढ़कर पहल करें, ना कि विदेशों में कोई नई चीज होने का इंतजार करें और फिर उनकी नकल करें। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। ऐसे में स्कूलों को उचित सुरक्षा उपायों के साथ खोलना ही बेहतर कदम होगा। सिसोदिया ने लिखा है कि सबसे पहले हमें हर बच्चे को भरोसा दिलाना होगा कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपने स्कूल के भौतिक और बौद्धिक परिवेश पर सबका समान अधिकार है। केवल ऑनलाइन क्लास से शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। केवल बड़े बच्चों को स्कूल बुलाना और छोटे बच्चों को अभी घर में ही रखने से भी शिक्षा को आगे बढ़ाना असंभव होगा। साथ ही पत्र में सिसोदिया ने सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी ग्रेड की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के ठोस सुझाव दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि एनसीईआरटी और सीबीएसई को ये निर्देश दिए जाएं कि स्टूडेंट्स को सिलेबस आधारित रंटत परीक्षा के चंगुल से मुक्त कराए। अमरनाथ यात्रा 2020 21 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगी यात्रा। कोरोना टेस्ट है जरूरी, आरती का होगा लाइव टेलीकास्ट। जम्मू कश्मीर में इस साल की अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक चलेगी। ये 15 दिनों की अवधि की होगी। ये बात श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने कही, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में समुद्र तल से 3,880 मीटर ऊपर स्थित गुफा मंदिर में यात्रा के मामलों का प्रबंधन करता है। यात्री के लिए प्रथम पूजा शुक्रवार को आयोजित की गई थी। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार यात्रा की अवधि में कटौती की गई है। साधुओं को छोड़कर अन्य तीर्थयात्रियों में 55 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। यात्रा करने वाले सभी लोगों के पास कोविड नेगेटिव प्रमाण पत्र होने चाहिए। सोनू सूद ने 173 मजदूरों को स्पेशल फ्लाइट से भेजा देहरादून। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में पहुंचाने को लेकर बीते दिन काफी एक्टिव रहे और कोरोना वायरस की चपेट में फंसे देश की सेवा में आगे बढ़कर सोनू सूद की इस मदद ने लोगों का दिल जीत लिया। सोनू सूद और उनकी टीम बिना थके और रुके लगातार लोगों को यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में स्थित उनके घर पहुंचाने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। अब खबर
खबर है कि सोनू ने उत्तराखंड के 173 प्रवासी लोगों को स्पेशल फ्लाइट से देहरादून भेजा है। इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार एयरबस A320 प्लेन 173 मजदूरों को लेकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ और देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। 5 जून को दोपहर करीब 2 बजे उड़कर 4:41 पर देहरादून पहुंचा और मोटा माटी 2.5 घंटे पूरे लगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 70,000 मजदूरों को अब तक उनके घर पहुंचा चुके हैं। सोनू सूद अपने घर सही सलामत पहुंचने के बाद लोग सोनू सूद का धन्यवाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सोनू का आभार जताते हुए अपने वीडियो और मैसेज शेयर कर रहे हैं। FIR दर्ज करवाने के बाद हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर को थमाया लीगल नोटिस, माफी मांगने के साथ 100 करोड़ के हर्जाने की रखी डिमांड। टीवी का सबसे विवादित शो बिग बॉस 13 के पूर्व प्रतियोगी विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव ने हाल ही में टीवी की मशहूर निर्माता और निर्देशक एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि अब इस मामले पर एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। खबरों की माने तो हिंदुस्तानी भाव ने एडल्ट वेब सीरीज XXX यानी कि XXX अनसेंसर्ड 2 को लेकर एकता कपूर को एक लीगल नोटिस भेज दिया है। इस लीगल नोटिस की वजह से एकता कपूर को 100 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात का खुलासा हिंदुस्तानी भाव के वकील अली काशिफ खान ने किया है। कोविड-19 नहीं बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई वाजिद खान की मौत, परिवार ने जारी किया स्टेटमेंट। बॉलीवुड के पॉपुलर संगीतकार वाजिद खान 1 जून को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वाजिद के जाने के बाद उनके परिवार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। साजिद वाजिद के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस स्टेटमेंट को जारी किया गया है। स्टेटमेंट में लिखा है, हमारे प्रिय वाजिद खान का 1 जून को दिल का दौरा पड़ने से रात 12:30 बजे निधन हो गया। वो 47 साल के थे। वो गले के इन्फेक्शन संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले साल उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया था जो सफल रहा था। परिवार ने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स को शुक्रिया किया। उन्होंने लिखा, डॉक्टर और स्टाफ मेंबर्स को वाजिद खान का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। उन सभी फैंस को शुक्रिया जिन्होंने वाजिद की सलामती के लिए दुआ मांगी। वाजिद हमारे दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। आयुष्मान खुराना निभाना चाहते हैं नेगेटिव कैरेक्टर जोकर के गेटअप में फोटो शेयर कर जाहिर की अपनी इच्छा। आयुष्मान खुराना को बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक्सपेरिमेंटल एक्टर कहा जाता है। उनकी हर फिल्म लीक से हटकर होती है। अब उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर निभाने की अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो फेमस कैरेक्टर जोकर के गेटअप में नजर आ रहे हैं। एक्टर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उन्होंने फोटो शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा, क्या मैं वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूँ जो किसी प्लान के साथ आया है? क्या आप जानते हैं कि मैं क्या हूँ? मैं कारों का पीछा करने वाला कुत्ता हूँ। मुझे नहीं पता कि अगर मैं उसे पकड़ लेता हूँ तो मुझे क्या करना है। मैं अव्यवस्था का एजेंट हूँ। मैंने हमेशा से ही भयावह, खतरनाक, बुराई, बुद्धिमत्ता से बुराई को बढ़ावा देने वाला, प्रतिभाशाली जोकर जैसे नेगेटिव किरदार निभाने के बारे में सोचा है। मेरे मन को समझने और इस अविश्वसनीय आर्टवर्क के लिए मैं स्वप्निल पवार का आभार प्रकट करता हूँ। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने शेयर किया अपनी फिल्म फ्रेंडशिप का पोस्टर, दिखेगी दमदार परफॉर्मेंस। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक फिल्म का पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में साउथ के सुपरस्टार अर्जुन है और साथ में खुद हरभजन सिंह भी दिखाई दे रहे हैं।
यह उनकी डेब्यू फिल्म का पोस्टर है। इस तमिल फिल्म का नाम फ्रेंडशिप है। हरभजन की पहली फिल्म को जॉन पॉल राज और श्याम सूर्या ने डायरेक्ट किया है। ऑफ स्पिनर रहे हरभजन भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिसमें कुछ क्रिकेटरों ने फिल्मों में काम किया है। हरभजन सिंह की डेब्यू फिल्म फ्रेंडशिप इस साल अगस्त में रिलीज होगी। फिल्म को शेयर करते हुए भज्जी ने लिखा, फ्रेंडशिप मूवी। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो कैमरे वाला और दूसरा चश्मा पहने हुए स्माइली इमोजी भी लिखा। फिल्म के पोस्टर में भज्जी कुछ सोचते या किसी की बात को सुनने फिल्म के पोस्टर में भज्जी कुछ सोचते या किसी की बात को सुनने फिल्म के पोस्टर में भज्जी कुछ सोचते या किसी की बात को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक्शन किंग अर्जुन अग्रेसिव लुक दे रहे हैं। वेब सीरीज आर्या का ट्रेलर लॉन्च, 5 साल बाद स्क्रीन पर दिखा सुष्मिता सेन का दमदार अंदाज। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की डेब्यू वेब सीरीज आर्या का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ट्रेलर में एक्ट्रेस काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाई दे रही है। इनका ये लुक और किरदार आपने अब तक किसी भी फिल्म में नहीं देखा होगा। सुष्मिता ने 5 साल से ज्यादा के वक्त के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है। इस सीरीज में वो आर्या नाम की एक महिला का किरदार निभा रही है। वो 3 बच्चों की मां है और एक बिजनेसमैन की पत्नी है। रोनाल्डो ने रचा इतिहास, कमाई के मामले में बने दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर। जुवेंटस की तरफ से खेलने वाले 35 वर्षीय स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खेल के मैदान से दूर अब कमाई के मामले में भी इतिहास रच डाला है। पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो अब सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में अपने प्रतिद्वंदी लियोनेल मेसी से काफी आगे निकल गए हैं। हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से कम फीस लेने के बावजूद वे अब दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बन गए हैं। 31 जुलाई से शुरू हो सकती है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, 22 टीमें लेंगी हिस्सा। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन 31 जुलाई से शुरू हो सकती है। एनबीए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 2019-20 सत्र को फ्लोरिडा में फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी है। एक ही जगह 22 टीमों को लीग द्वारा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पहले इसे लेकर वोटिंग भी हुई, जिसमें 29 टीमों ने लीग शुरू करने जबकि एक ने इसके खिलाफ वोट किया था। लीग के प्लेऑफ अगस्त में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 12 अक्टूबर को प्रस्तावित हुआ है। ये लीग ऑरलैंडो में डिज्नी के वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। एनबीए ने कोरोना के चलते 11 मार्च को सत्र निलंबित कर दिया था। एनबीए के आयुक्त एडम सिल्वर ने कहा कि बोर्ड की मंजूरी सत्र को फिर से शुरू करने की दिशा में एक कदम है। हम स्वास्थ्य अधिकारियों और चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा बताए गए सख्त नियमों पर आधारित सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से सत्र के समापन की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि 8-8 मैच हर एक टीम को डिज्नी में खेलने हैं। इसमें एनबीए अपने रेगुलर सत्र में 1059 मैच ही खेल पाएगा। इसका मतलब उसे रेगुलर सत्र के 171 मैच रद्द करने होंगे। विदेश या भारत में आईपीएल कराने को लेकर बीसीसीआई 2 भागों में बटा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वें संस्करण के आयोजन स्थल को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 3 और 2 भागों में बट गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण के आयोजन स्थल को लेकर बीसीसीआई 2 भागों में बट गया है। बहुमत इस बात को लेकर है कि इस लीग को भारत में ही आयोजित किया जाए, लेकिन कई पक्ष ऐसे भी हैं जो जरूरत पड़ने पर इसे देश से बाहर आयोजित करना चाहते हैं। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि आईपीएल के आयोजन को लेकर आम सोच ये है कि लीग भारत में ही हो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि परिस्थिति की मांग को देखते हुए अगर जरूरत पड़ती है तो लीग को भारत के बाहर भी ले जाया जा सकता है। घर में बाल कटवाने पर जर्मनी में 2 फुटबॉलरों पर लगा भारी जुर्माना, गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप।
जर्मनी की शीर्ष फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा में खेलने वाले 2 फुटबॉलरों को स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना झेलना पड़ा है। जर्मनी फुटबॉल लीग ने लीग के प्रमुख क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड के खिलाड़ी जेडन सैंचो और मैनुएल अंकाजी पर जुर्माना लगाया है। क्लब के इस फैसले को सैंचो ने मजाक कर दिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए। वहीं यूरोपियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सैंचो और अंकाजी पर ये डीएफएल की कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि दोनों ने अपने अपने घर में बाल कटवाए थे, लेकिन इस दौरान ना तो खिलाड़ी और ना ही हेयर ड्रेसर ने किसी तरह का सुरक्षा उपकरण पहना हुआ था। डीएफएल ने अपने बयान में कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने कोरोना वायरस के मद्देनजर बने लीग के हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। डीएफएल ने कहा कि फुटबॉल खिलाड़ियों को भी बाल कटवाना जरूरी है, लेकिन उन्हें ये डीएफएल की टास्क फोर्स की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कराना होगा। सैंचो और अंकाजी की बाल कटवाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिनमें खिलाड़ियों और हेयर ड्रेसर बिना मास्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के दिख रहे थे। आपको बता दें कि इंग्लैंड के 20 वर्षीय सैंचो बुंदेसलीगा के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से शामिल रहे हैं। विंगर के तौर पर खेलने वाले सैंचो अपनी टीम के लिए लगातार गोल और असिस्ट देते रहते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण में बुरी तरह जकड़े यूरोप सहित पूरी दुनिया में खेल इवेंट्स बंद पड़े थे। बुंदेसलीगा समेत यूरोप की शीर्ष फुटबॉल लीग बीच सीजन में ही रोक दी गई। हालांकि 16 मई से जर्मन लीग की वापसी हुई और बिना दर्शकों के खाली मैदानों में मैच खेले जा रहे हैं। भारत में 13 जुलाई को आ सकता है गूगल पिक्सल 4a, सैमसंग से होगा मुकाबला। भारत में गूगल पिक्सल 4a का काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। इसमें स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट मिल सकता है और ये गूगल का सबसे सस्ता डिवाइस भी हो सकता है। वैसे कंपनी की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर आप भी इस नए डिवाइस के बारे में अगर आप इस डिवाइस के बारे में जानना चाहते हैं, चलिए तो आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नए गूगल पिक्सल 4a में 5.81 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल हो सकता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट मिल सकता है। ये फोन 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलेगा। साथ ही माना जा रहा है कि ये फोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिहाज से काफी खास होगा। साथ ही माना जा रहा है कि गूगल पिक्सल 4a को भारत में कम कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस फोन की शुरुआती कीमत 39,999 रुपए से शुरू हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। असली कीमत तो इसके लॉन्चिंग के बाद ही पता चलेगी। गूगल पिक्सल 4a का मुकाबला OnePlus 8, सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट और Mi 10 5G जैसे स्मार्टफोन से होगा, लेकिन कम कीमत और बेहतर फोटोग्राफी के चलते गूगल पिक्सल 4a एक अच्छी पसंद बन पाएगा या नहीं, ये तो इसके लॉन्च के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फोटोग्राफी के लिहाज से गूगल के स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर माने जाते हैं। ओप्पो के 2 नए स्मार्टफोन जल्द होंगे भारत में लॉन्च। चीन की स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो अगले हफ्ते अपने 2 नए स्मार्टफोन ओप्पो A12 और ओप्पो A11K को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। ये दोनों ही स्मार्टफोन बजट और मिड रेंज सेगमेंट में आएंगे। सोशल मीडिया में भी इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में जिक्र किया गया है। अगर बात करें इनकी कीमतों की तो ओप्पो A11 भारत में संभावित कीमत 9,000 रुपए से इसकी शुरुआत हो सकती है, जबकि ओप्पो A12 की कीमत 12,000 रुपए के आसपास हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं विदेश से जुड़ी खबरों से। चीनी फर्म ने अमेरिका को बेच डाला 50 लाख नकली N95 मास्क, न्याय विभाग ने दायर किया मुकदमा।
कोरोना महामारी से एक और पूरी दुनिया जहां जूझ रही है, वहीं चीन की कंपनियां इसका फायदा उठाते हुए घटिया माल सप्लाई कर रही है। चीन की एक कंपनी ने अमेरिका को 50 लाख नकली मास्क बेच डाले। इसके बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने घटिया N95 मास्क बेचने वाली इस कंपनी पर मुकदमा दायर कर डाला है। चीन को चुभी भारत यूएस की दोस्ती, गीदड़ भभकी दे बोला सरकारी अखबार, ड्रैगन नहीं छोड़ेगा 1 इंच भी जमीन। चीन को चुभी भारत यूएस की दोस्ती, गीदड़ भभकी दे बोला सरकारी अखबार, ड्रैगन नहीं छोड़ेगा 1 इंच भी जमीन। पूर्वी लद्दाख में महीने भर से जारी सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन की सेनाओं में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत चल रही है। इस बैठक के बीच चीन ने भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को लेकर बौखलाहट जाहिर करते हुए गीदड़ भभकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन क्षेत्र की 1 इंच भी जमीन को नहीं छोड़ेगा। हालांकि चीन अपने पड़ोसी देश भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है, वहीं भारत को भी अमेरिका द्वारा बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने शुक्रवार को प्रकाशित हुए संपादकीय में लिखा गया, चीन भारत के लिए बुरा नहीं चाहता है। पिछले दशकों में अच्छे पड़ोसी संबंध चीन की मूल राष्ट्रीय नीति रही है और चीन सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का दृढ़ता से पालन करता रहा है। भारत को अपना दुश्मन बनाने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। अखबार ने आगे लिखा, लेकिन चीन किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। चीन मजबूत प्रतिवाद करने के लिए बाध्य है। हमारा मानना है कि भारत अच्छी तरह से जानता है कि सीमा विवाद में किसी भी चीन भारत सैन्य अभियान में नुकसान चीन को नहीं होगा। वहीं सरकारी अखबार ने आगे कहा कि अगर दोनों देशों की सीमा के मुद्दे पर तनातनी का सामना करना पड़ता है तो पूरे हिमालय क्षेत्र और भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। कोई बाहरी ताकत इसे बदल नहीं सकती। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और मैत्रीपूर्ण सहयोग दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दोनों देश एक दूसरे की कई मौकों पर प्रशंसा भी करते रहते हैं। हालांकि ये दोस्ती अब चीन को चुभने लगी है। चीन ने संपादकीय में लिखा है कि भारत को अमेरिका से बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। अमेरिका सिर्फ अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है। भारत चीन सेना के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत मोल्डो में हुई समाप्त। पूर्वी लद्दाख में करीब 1 महीने से बॉर्डर पर जारी गतिरोध के समाधान के लिए भारत और चीनी सेना के बीच आज जो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई वो अब समाप्त हो चुकी है। समाचार एजेंसी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिला कमांडर कर रहे थे। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ माल्डो सीमा कर्मी बैठक स्थल पर हुई। बातचीत के बारे में कोई खास विवरण दिए बिना भारतीय सेना के एक प्रवक्ता ने कहा, भारत और चीन के अधिकारी भारत चीन सीमावर्ती इलाकों में बने वर्तमान हालात के मद्देनजर स्थापित सैन्य एवं राजनयिक माध्यमों के जरिए एक दूसरे के लगातार संपर्क में बने हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि दोनों सेनाओं में स्थानीय कमांडरों के स्तर पर 12 दौर की बातचीत तथा मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने पर आज की जनरल स्तर पर बातचीत हुई। उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता से एक दिन पहले दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई और इस दौरान दोनों पक्षों में अपने मतभेदों का हल शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए एक दूसरे की संवेदनाओं और चिंताओं का ध्यान रखते हुए निकालने पर सहमति बनी थी। पाक अदालत ने शहबाज के मानहानि मामले में इमरान खान को भेजा नोटिस। पाकिस्तान की एक अदालत ने PMLN अध्यक्ष शहबाज शरीफ की ओर से दायर मानहानि मामले में प्रधानमंत्री इमरान खान को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख के खिलाफ उनके वाद पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है, जो पिछले 3 साल से लंबित है। प्रधानमंत्री खान ने अप्रैल 2017 में आरोप लगाया था कि
शाहबाज ने 70 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री एवं उनके बड़े भाई नवाज शरीफ के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चल रहे पनामा पेपर मामले को वापस लेने के लिए एक दोस्त के जरिए उन्हें $6.1 करोड़ की पेशकश की थी। दलीलों को सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुहेल अंजुम ने प्रधानमंत्री खान को 10 जून तक लिखित जवाब दायर करने के लिए नोटिस जारी किया है। अमेरिका के बाद अब ब्राजील ने भी दी WHO से संबंध तोड़ने की धमकी, पक्षपात और राजनीति करने का लगाया आरोप। अमेरिका के बाद अब ब्राजील ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर चलते हुए शुक्रवार को अपने देश को WHO से अलग करने की धमकी दे डाली। बोल्सोनारो ने WHO पर पक्षपात और राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, अमेरिका ने WHO से किनारा कर लिया और हम भी उस पर नजर बनाए हुए हैं। अब आने वाले समय में WHO या तो बिना किसी वैचारिक द्वेष के काम करे या हम उससे अलग हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा, वुहान को छोड़कर चीन के दूसरे शहरों में कोरोना वायरस क्यों नहीं फैला? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर चीन पर हमला बोल डाला और इस वायरस को उसके द्वारा दिया गया सबसे बुरा उपहार बताया। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी सवाल खड़े किए कि चीन के अन्य हिस्सों में ये वायरस क्यों नहीं फैला। ट्रंप ने कहा, कोरोना वायरस चीन की तरफ से दुनिया को दिया गया सबसे बुरा उपहार है। ये सही नहीं है। जहां से इस बीमारी का जन्म हुआ, चीन को उसे वहीं रोक देना चाहिए था। ऐसा कैसे हुआ कि वुहान में जहां पहली बार इसके संक्रमण का मामला आया, काफी परेशानी में था, लेकिन वो चीन के दूसरे हिस्सों में नहीं फैला। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा अमेरिका में चीनी विमानों को उड़ान नहीं भरने देने की धमकी के बाद चीन अब अमेरिकी उड़ानों पर प्रतिबंधों से पीछे हट गया है। चीन ने गुरुवार को अमेरिकी विमानन कंपनियों को देश के लिए सीमित उड़ानें संचालित करने की अनुमति देने के फैसले की घोषणा की। इससे पहले वॉशिंगटन ने कहा था कि वो चीनी एयरलाइनों को 16 जून से अमेरिका में उड़ान भरने से रोक देगा। मैक्सिको में मास्क ना पहनने पर पुलिस की पिटाई से शख्स की हुई मौत। लोगों ने गुस्से में एक पुलिसकर्मी को लगा दी आग। मास्क ना पहनने पर पुलिस की पिटाई से एक शख्स की मौत हो गई। लोगों ने गुस्से में एक पुलिसकर्मी को आग लगा दी। हालांकि वहां मौजूद कुछ और लोगों ने पुलिसकर्मी की जान बचा ली। विशेषज्ञों का कहना, अमेरिका में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ रही पुलिस फैला सकती है कोरोना वायरस संक्रमण। अमेरिका के मिनीपोलिस में एक श्वेत पुलिसकर्मी के हाथों एक अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में एमरी विश्वविद्यालय में संक्रामक रोगों के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि उन्हें इस बात की चिंता है कि प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ रही पुलिस कोरोना वायरस संक्रमण फैला सकती है। डॉक्टर जय वार्के ने शुक्रवार को कहा कि सामूहिक गिरफ्तारियां और गिरफ्तार लोगों को छोटे स्थानों पर रखने से कोरोना वायरस से दूसरों के संक्रमित होने का जोखिम बहुत अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि आंसू गैस, मिर्ची बम और अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने पर लोग आंखें मचलते हैं। उन्होंने कहा कि आंसू गैस, मिर्ची बम तथा अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने पर लोग आंख मलते हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारियों के संक्रमित होने का खतरा अधिक है। भारत में कोरोना टेस्टिंग पर बोले ट्रंप, अगर ज्यादा करे तो अमेरिका से ज्यादा मामले सामने आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में हो रही कोरोना टेस्टिंग की तुलना भारत, चीन समेत दूसरे देशों से की है। ट्रंप ने कहा है कि भारत और चीन जैसे देश अगर ज्यादा संख्या में जांच करें तो उनके यहाँ कोरोना वायरस के मामले अमेरिका से ज्यादा होंगे। ट्रंप ने साथ ही बताया कि अमेरिका ने 2 करोड़ जांच की है। अमेरिका की तुलना में जर्मनी ने 40 लाख और दक्षिण कोरिया ने करीब 30 लाख जांच की है। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस के 19 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 1,11,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि भारत में इस जानलेवा संक्रमण के 2,36,000 और चीन में 84,177 मामले सामने आए हैं। अमेरिका दुनिया भर में कोरोना वायरस से
सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अब तक कोरोना वायरस की 40 लाख जांच की है। अमेरिका में कोरोना जांच पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने कहा कि इसे याद रखिए, जब आप ज्यादा जांच करेंगे तो आपके यहाँ मामले भी ज्यादा होंगे। उन्होंने कहा, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ ज़्यादा मामले इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों की जांच की जा रही है। हम चीन या भारत या अन्य स्थानों पर जांच करना चाहे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वहां ज़्यादा मामले होंगे। आपकी बदौलत जांच करने की क्षमता बढ़ने की वजह से हमारे देश में चीज़ें फिर से खुल रही हैं और हमारी अर्थव्यवस्था उभर रही है। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 67,000 के पार। फिजी हुआ कोरोना मुक्त। इंडोनेशिया में 9 हफ्ते बाद खुली फिर से मस्जिदें। कोरोना का प्रभाव दुनिया भर में जारी है। इस महामारी से प्रभावित होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब मृतकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 67,57,000 से अधिक हो गया है। हालांकि इनमें 32 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं इस जानलेवा महामारी से अब तक 3,95,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण प्रशांत महासागर के एक देश फिजी को कोरोना मुक्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनीमारमा ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि यहां अंतिम संक्रमित व्यक्ति भी ठीक हो चुका है। फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनीमारमा ने बताया कि हमारे यहां कोरोना संक्रमण की जांच के नंबर रोजाना बढ़ रहे हैं। यहां 45वां दिन है जब कोई नया मामला सामने नहीं आया है। महामारी से कोई मौत नहीं हुई और हमारा रिकवरी रेट 100% है। उन्होंने ये भी लिखा कि सारी दुआएं कबूल हुई। कड़ी मेहनत और विज्ञान पर विश्वास रखकर हम ये हासिल कर पाए हैं। फिजी में पहला केस मार्च महीने के मध्य में दर्ज किया गया था, जिसके बाद वहां खलबली मच गई थी। युगांडा के प्रधानमंत्री रुहाकाना रुगंद्रा शुक्रवार को सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग कोरोना संक्रमित मिले थे। वहीं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 9 हफ्ते बाद मस्जिदें खुल गईं। सरकार ने इसके लिए सशर्त मंजूरी दी है। सरकार ने गाइडलाइंस में साफ कर दिया है कि मस्जिदों की क्षमता से आधे ही लोग आ सकेंगे। हर व्यक्ति का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। परिसर का हर बार सैनिटाइजेशन होना जरूरी है। इस दौरान पुलिस और इमाम ये तय करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन हो। इंडोनेशिया में अब तक 28,818 मामले सामने आ चुके हैं। कुल 1,721 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक अगर दम तोड़ने वालों की यही रफ्तार रही तो 27 जून तक अमेरिका में मरने वालों की संख्या 1,27,000 से ज़्यादा हो जाएगी। CDC का ये आकलन 20 संस्थानों के शोध पर आधारित है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में संक्रमण और मौत का आंकड़ा कम भी हो सकता है। धन्यवाद। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं।